क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जुजुत्सु काइसन के पहले सीज़न की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। और जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे तब तक आपको सीज़न 2 देखने के लिए हर ज़रूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। टाइमलाइन को सही तरीके से समझाने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, और वो है कर्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में कर्स्ड एनर्जी एक रहस्यमयी पावर सोर्स होती है जो इंसानों की निगेटिव इमोशंस यानी गुस्सा, डर, दुख जैसी भावनाओं से बनती है। ज़्यादातर आम लोग जब भी परेशान या नाराज होते हैं तो उनके अंदर की ये कर्स्ड एनर्जी अपने आप बाहर निकलने लगती है। समय के साथ ये लीक होती हुई एक कर्स्ड एनर्जी कुछ खास जगहों पर इकट्ठा होकर अदृश्य राक्षसों का रूप ले लेती है, जिनको हम कर्स्ड स्पिरिट कहते हैं। अब भले ही 99% लोग इन स्पिरिट्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हर साल हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। और इन जानलेवा स्पिरिट्स को रोकने की कोशिश सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, जिन्हें कहा जाता है जुजुत्सु सॉर्सरर्स। फिलहाल के लिए आपको इनके बारे में दो बातें याद रखनी है। ये लोग आम लोगों के मुकाबले कर्सेस को देख सकते हैं, और ये अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर कर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये बात क्लियर हो गई तो चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन का सीज़न 1। कहानी शुरू होती है यूजी इतादोरी से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और शारीरिक रूप से काफ़ी ताकतवर है। यूजी अपने स्कूल के ऑकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर है। इस क्लब का मकसद होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में थ्योरीज बनाना, लेकिन यूजी के लिए इस क्लब को ज्वाइन करने की एक बहुत ही पर्सनल वजह थी। असल में यूजी का बचपन उसके दादाजी यानी मिस्टर इतादोरी ने पाला है, जो अब हॉस्पिटल में है और मौत के काफ़ी करीब है। इसलिए यूजी ने ऐसा क्लब चुना जिसमें कम से कम समय देना पड़े, ताकि वो स्कूल के बाद हॉस्पिटल जाकर अपने दादाजी से मिल सके। एपिसोड 1 में यूजी अपने दादाजी से आखिरी बार मिलने जाता है। उनकी लास्ट बातचीत से पता चलता है कि मिस्टर इतादोरी की ज़िंदगी में और कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है जो उनके आखिरी पल में उनके पास हो। वो अपने पोते को यह सलाह देते हैं कि वो उनकी तरह अकेला रह मत जाना, और यूजी को ये भी कहते हैं उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। इसके बाद मिस्टर इतादोरी चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जल्द ही हॉस्पिटल में जुजुत्सु सॉर्सरर की एंट्री होती है, जिसका नाम है मेगुमी फुशिगोरो। वो एक मिशन पर आया है, एक खतरनाक चीज़ को ढूंढने के लिए। थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। करीब 1000 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जादूगर हुआ करता था, जिसका नाम था सुकुना। वो इतना ताकतवर था कि उसे अब तक का सबसे खतरनाक शख्स माना जाता है। लेकिन जब सुकुना की मौत हुई तो उसकी आत्मा को 20 उंगलियों में बांट दिया गया। सुकुना की हर एक उंगली में भगवान जैसी कर्स्ड एनर्जी भरी हुई थी। अब किस्मत की बात यह थी कि ऐसी ही एक उंगली यूजी के स्कूल में एक बॉक्स के अंदर सील की गई थी, और फुसिगोरो का मिशन यही था, उस बॉक्स को समय रहते ढूंढकर वापस ले आना, इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंचा तब तक वो बॉक्स पहले ही गायब हो चुका था। यहीं से कहानी फिर से हॉस्पिटल में लौटती है, जहां यूजी खुद कबूल करता है कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिल गया था, लेकिन क्योंकि उसे उसकी असली सच्चाई नहीं पता थी, उसने वो चीज़ ऑकल्ट रिसर्च क्लब के अपने दोस्तों को दे दी। इस एक गलती की वजह से उसने अपने दोस्तों की जान को बड़ा खतरे में डाल दिया है, क्योंकि उस वक्त स्कूल में वो लोग उस उंगली की सील तोड़ने की प्रक्रिया में थे। फुशिगोरो बताता है कि ये सबसे खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर सील टूट गई तो उस जगह पर बहुत सारे कास्ट स्पिरिट्स आकर्षित हो जाएंगे और यूजी के दोस्तों को मार सकते हैं। इसलिए ये दोनों स्कूल की तरफ दौड़ते हैं पूरी जान लगाकर। जैसे ही मैगुमी बिल्डिंग में घुसता है, उस पर अजीब से दिखने वाले कर्सेस हमला कर देते हैं, लेकिन किस्मत से मैगुमी अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर कर ज़्यादातर कर्सेस से लड़ लेता है। अब यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। कर्स टेक्निक का मतलब होता है एक खास पावर जो किसी जादूगर के अंदर जन्म से ही होती है। हर इंसान की टेक्निक अलग होती है। जैसे कोई खून को कंट्रोल कर सकता है, कोई साउंड वेव्स को हथियार बना सकता है। मैगुमी की खास टेक्निक का नाम है टेन शैडो टेक्निक। इसमें
वो 10 अलग-अलग हैंड साइन बनाता है और हर एक साइन से एक शैडो बनती है। उन शैडोज़ से वो अलग-अलग शिकिगामी यानी शैडो जानवरों को समन कर सकता है। एपिसोड 1 में वो अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाता है जो कर्स्ड स्पिरिट्स को फाड़ कर रख देते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में अभी भी ऐसे कई शिकिगामी हैं जिन्हें मेगुमी कंट्रोल करना नहीं सीख पाया है। अब स्कूल के बाहर फुशिगोरो ने यूजी को कहा था कि वो यहीं रुके, लेकिन यूजी को अपने दादा की आखिरी बात याद आ जाती है कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। बस फिर क्या था, यूजी खुद को रोक नहीं पाता और अपनी ज़बरदस्त ताकत के साथ स्कूल के अंदर दौड़ पड़ता है। कहानी सीधा स्कूल की चौथी मंजिल पर पहुंचती है, जहां यूजी अपने दोस्तों को एक कर्ज से खाए जाने से बचा लेता है। इससे पहले तक यूजी ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कर्ज तक देखा नहीं था, लेकिन कुछ खास हालातों में, जैसे जब आसपास बहुत भारी मात्रा में कर्स्ड एनर्जी हो, तो ऐसे आम लोग भी कर्सेस को देख सकते हैं जो जादूगर नहीं होते। यूजी फिर उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट यानी सुकुना की उंगली को उठाता है। तभी फुशिगोरो बताता है कि यह कर्स्ड स्पिरिट सुकुना की उंगली की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि अगर वो इसे खा ले तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड बाद इन सब पर अब तक का सबसे खतरनाक कष्ट स्पिरिट हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो फुशिगोरो को इतनी बुरी तरह घायल कर देता है कि वो ठीक से अपनी टेक्निक तक इस्तेमाल नहीं कर पाता। यूजी भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन क्योंकि वो कोई जादूगर नहीं है, वो सिर्फ अपने हाथों से कर्ज को नहीं मार सकता। इसलिए जब वो देखता है कि वो हार रहा है, तो वो एक बड़ा फैसला लेता है और सुकुना की उंगली खुद ही निगल जाता है। फुशिगोरो ने जो बताया था उसके आधार पर यूजी को लगता है कि उंगली खाने के से उसके अंदर भारी मात्रा में कर्स्ड एनर्जी आ जाएगी और शायद वो कर्ज को हरा सकेगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ इंसानों के लिए जहर जैसी होती है। साइड से मेगुमी ये सब देख रहा होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि यूजी अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक असंभव चमत्कार हो जाता है। सुकुना की 1000 साल पुरानी आत्मा अचानक यूजी के शरीर में वापस जिंदा हो जाती है। एनीमे के मुताबिक ये एक 1 in a million यानी लाखों में एक बार होने वाली घटना थी, जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। सुकुना वापस आते ही सेकंड में उस खतरनाक कर्ज को बिल्कुल आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि इतनी ताकतवर आत्मा को अपने अंदर लेने के बाद भी यूजी की आत्मा किसी तरह फिर से अपने शरीर पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। अब एक तरफ ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फिलहाल सुकुना खुद से तबाही नहीं मचा सकता, लेकिन फुशिगोरो की नज़र से देखे तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन है। उसे डर होता है कि कहीं सुकुना अभी भी यूजी के शरीर को कंट्रोल अपने हाथ में ना ले ले। इसी डर से फुशिगोरो खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और अपने सबसे खतरनाक और अनकंट्रोल्ड शिकिगामी को समन करने का हैंड साइन बनाने लगता है। अगर उसने ये समन किया तो तय था कि यूजी और फुशिगोरो दोनों की मौत हो जाती। लेकिन किस्मत से ठीक उसी वक्त एक लेजेंडरी एंट्री होती है और वो आते हैं सातोरू गोजो। जुजुत्सु सॉर्सर्स की दुनिया में गोजो का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है और वो फुशिगोरो का टीचर भी है। उनकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक उन्हें स्पेस को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को मिटा सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं, खुद को अनटचेबल बना सकते हैं और उनकी स्पेशल आंखों की वजह से उनकी कर्स्ड एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। गोजो जैसे ही फुशिगोरो की लोकेशन पर पहुंचते हैं, वो यूजी में दिलचस्पी लेने लगते हैं, क्योंकि यूजी में सुकुना की आत्मा को दबाकर रखने की एक बेहद दुर्लभ शक्ति है। ऐसी ताकत वाला इंसान बहुत कीमती हो सकता है, लेकिन अफसोस जुजुत्सु के नियमों के अनुसार जिस किसी पर भी कष्ट ऑब्जेक्ट का कब्जा हो, उसे जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके बावजूद फुशिगोरो अपने टीचर से गुजारिश करता है कि वो किसी भी तरह यूजी की जान बचाएं। अगले दिन गोजो यूजी को लेकर पहुंचता है जुजुत्सु हाई, जो टोक्यो के पहाड़ों में छुपा हुआ है। जुजुत्सु हाई स्कूल वही जगह है जहां पीढ़ियों से जादूगर अपनी शक्तियां सीखते आ रहे हैं और गोजो भी यहीं से ट्रेन हुआ है। इस स्कूल के कुछ बुजुर्ग की एक काउंसिल चलती है, जिन्हें कहते हैं हायर अप्स, और यही लोग सारे नियम बनाते हैं। जैसे ही उन्हें यूजी के बारे में पता चलता है, वो तुरंत उसका एग्जीक्यूशन यानी मौत की सज़ा देने का आदेश दे देते हैं। लेकिन गोजो
उन्हें एक ऐसा लॉजिक देता है जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। गोजो कहता है कि पिछले 1000 सालों में सुकुना को कोई भी पूरी तरह खत्म नहीं कर सका, लेकिन अब पहली बार उनके पास यूजी के रूप में एक असली मौका है। गोजो की योजना ये है कि यूजी को मारने से पहले जुजुत्सु हाई में ट्रेनिंग दी जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए सुकुना की बाकी की उंगलियां ढूंढने के लिए। जब सारी उंगलियां मिल जाएंगी तो यूजी उन्हें खा लेगा ताकि सुकुना की पूरी आत्मा एक ही शरीर में समा जाए, और जब फिर यूजी को मौत दी जाएगी सुकुना भी उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जुजुत्सु हाई के हायर अप्स आखिरकार गोजो की प्लानिंग से राजी हो जाते हैं क्योंकि सुकुना को हराने की यह अब तक की सबसे अच्छा मौका था। अब यूजी की बात करें तो भले ही वो मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो इस प्लान के साथ चलने को तैयार हो जाता है, और इसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह यह है कि अगर सुकुना को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया में कर्सेस से मरने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और इस तरह यूजी दूसरों की मदद कर रहा होगा जैसे उसके दादाजी चाहते थे। दूसरी वजह यह है क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो ये काम कर सकता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ज़िंदगी भर अफसोस करेगा। यूजी की इस सोच से जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाता है और वो यूजी को पहले साल का स्टूडेंट बना लेता है, जहां अब उसकी क्लास में फुशिगोरो के अलावा एक स्टूडेंट भी होती है, नोबारा कुगिशाकी। नोबारा एक तेज तर्रार और बिंदास लड़की है जो गांव से आई है और इस वजह से टोक्यो जैसे शहर में कर्सेस और उनकी ताकतें की आदी नहीं है। इसलिए एपिसोड 3 में गोजो यूजी और नोबारा दोनों की स्किल को टेस्ट करने के लिए उन्हें एक हॉन्टेड बिल्डिंग यानी भुतई इमारत में भेजता है। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं वो तुरंत अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। नोबारा को इस बात पर हंसी आती है कि यूजी ने अभी अभी कर्सेस के बारे में सीखा है, लेकिन फिर भी बिना किसी अनुभव के यूजी एक कर्स को अकेले ही खत्म कर देता है, और वो भी कर्स टूल का इस्तेमाल करके। कर्स टूल दरअसल वो हथियार होते हैं जिनमें कर्स्ड एनर्जी बह रही होती है और इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वो जादूगर हो या नहीं। दूसरी तरफ इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर नोबारा एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस जाती है जब एक लो लेवल कर्स एक बच्चे को बंधक बना लेता है। असल में टोक्यो जैसे बड़े शहरों में गांव के मुकाबले कई ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी पैदा होती है और इसी वजह से यहाँ के कर्सेस ज़्यादा चालाक और घातक होते हैं। ये कर्स इतना चालाक था कि उसने समझ लिया था कि वो नोबारा को हरा नहीं सकता, तो उसने बच्चे की जान को खतरे में डालकर नोबारा को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उस पल में नोबारा मान लेती है कि शायद अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तभी यूजी दीवार तोड़कर एंट्री मारता है और उस कर्स को मारने के लिए नोबारा को एक परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है। बाद में जब सब ठीक हो जाता है तो नोबारा पहली बार यूजी के सामने खुलती है और बताती है कि उसने जादूगर बनने का फैसला क्यों किया। जब नोबारा छोटी थी तो एक टोक्यो का परिवार उसके गांव में आकर बसा था, लेकिन कुछ ही समय में गांव वालों की बदसलूकी की वजह से उन्हें गांव छोड़कर वापस जाना पड़ा। उस परिवार की एक लड़की नोबारा की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो उसी घटना के बाद नोबारा के गांव से नफरत हो गई। जुजुत्सु हाई में ट्रांसफ़र होना उसके लिए गांव से भागने का एकमात्र रास्ता था और टोक्यो आकर उसे उम्मीद है कि कभी न कभी वो अपनी पुरानी दोस्त से फिर मिल पाएगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2 हफ्ते बाद नोबारा, यूजी और फुशिगोरो को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जहां उनमें से एक की मौत हो जाती है। समझने के लिए कि कैसे हुआ, हमें जानना होगा कि जब सुकुना दोबारा जिंदा हुआ तो इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिसमें उसकी बाकी 19 उंगलियों में भी हलचल शुरू हो गई। अब उन उंगलियों से पहले से कई ज़्यादा कर्स एनर्जी निकल रही है और इसी वजह से कर्स स्पिरिट्स और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इस मिशन के दौरान टीम का सामना एक ऐसे कर्स से होता है जिसने सुकुना की एक सुपर चार्ज्ड उंगली निगल ली थी। ऐसे लेवल को कर्स से आमतौर पर गोजो जैसे सॉर्सरर्स ही डील करते हैं, लेकिन इस बार गोजो किसी बिजनेस पर बाहर था और बाकी कोई भी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए पहले सत्र के छात्रों को ये खतरनाक काम सौंप दिया गया। जैसे ही ये लोग साइट पर पहुंचते हैं, नोबारा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां कई कर्स स्पिरिट्स पहले से मौजूद हैं। उसी समय यूजी और फुशिगोरो पर भी हमला होता है, उस कर्स स्पिरिट द्वारा जो सुकुना की उंगली खा चुका था। कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चलता है कि वो इस कर्स के सामना बिल्कुल भी नहीं टिक सकते।
यूजी की तो लड़ाई शुरू होते ही बाजू कट जाती है और फुशिगोरो का एक डिवाइन डॉग फाड़कर मार दिया जाता है। हालत बुरी होती जा रही थी, तभी यूजी मजबूरी में सुकुना से मदद मांगता है, लेकिन सुकुना जवाब देता है अगर उसे बॉडी का कंट्रोल मिला तो वो यहाँ हर एक को मार डालेगा। इसलिए यूजी अपने दोस्तों से विनती करता है कि वो जितना दूर भाग सकता है भाग जाए। तभी वो सुकना को बिना किसी निर्देश की जान में खतरा डाले आज़ाद कर सके। फुशिगोरो को सेकंड के लिए झिझकता है, लेकिन फिर यूजी की बात मानकर वहां से निकल पड़ता है नोबारा को ढूंढने। उसका जो आखिरी डिवाइन डॉग बचा था वो किसी भी इंसान की खास महक को ट्रैक कर सकता है और सिर्फ 5 मिनट में वो उन्हें सीधा नोबारा तक ले जाता है। अगर वो थोड़ी देर और कर देता तो नोबारा को वो कर्स स्पिरिट जरूर खा चुका होता, लेकिन फुशिगोरो अपना फ्रॉग शिकिगामी इस्तेमाल कर नोबारा की जान बचा लेता है। इसके बाद वो लोग उस खतरनाक जगह से भाग निकलते हैं और बेहोश नोबारा को सीधा अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैगुमी के पास भी हॉस्पिटल जाने का विकल्प था, लेकिन उसने यूजी का इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही वह कुछ मिनटों तक खड़ा यूजी का इंतजार करता है, सुकुना अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है और अब तक का सबसे खतरनाक रूप में। इस बार यूजी सुकुना पर कंट्रोल पाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इसी वजह से सुकुना को पूरी आज़ादी मिल जाती है कि वो जो चाहे करने की। सबसे पहले वो इतादोरी का दिल निकालकर बाहर फेंक देता है, जिसका मतलब ये था कि अगर यूजी ने वापस कंट्रोल ले भी लिया तो वह तुरंत मर जाएगा। दूसरी चीज़ जो सुकुना करता है वो एक और उंगली खा जाता है जो उस कर्स स्पिरिट के पास थी, जिसे उसने अभी अभी मारा था। और तीसरी बात, वो यूजी की कटी हुई बाहों को फिर से उगा देता है रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। रिवर्स कर्स टेक्निक एक बहुत ही रेयर स्किल होती है जिसे केवल सर्वश्रेष्ठ 1% सॉर्सरर ही कर पाते हैं। ये टेक्निक निगेटिव कर्स एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलती है, जिससे शरीर के जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इन सब के बाद सुकुना फुशिगोरो को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, इतना कि उसका एक शिकिगामी भी फटकर उड़ जाता है। इस एक तरफा लड़ाई के दौरान सुकुना को फुशिगोरो की टेक्निक में दिलचस्पी होने लगती है और वो कहता है कि टेन शैडो टेक्निक के पास वो क्षमता है जिससे वो पहले वाले कर्स स्पिरिट को हरा सकता था। लेकिन फुशिगोरो को ये लगने लगता है कि वो ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो फिर से वही फैसला करता है जो उसने पहले एपिसोड में किया था, अपने सबसे खतरनाक शिकिगामी को बुलाकर दोनों को खत्म करने का। लेकिन इस बार हमें मैगुमी की थोड़ी सी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। कुछ समय पहले उसकी बहन एक गहरे कोमा में चली गई थी। इस घटना से मैगुमी को ये सिखाया कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। इसलिए एक सॉर्सरर के रूप में वो बस इतना करना चाहता है कि अच्छे लोगों को थोड़ा कम तकलीफ हो, और इसी वजह से उसने यूजी की जान बचाने की कोशिश की। ये बात सुनकर यूजी की आत्मा अंदर से जागती है और वो आखिरकार सुकुना पर कंट्रोल वापस पा लेता है। सुकुना के जाते ही यूजी जमीन पर गिर जाता है और किसी की कुर्बानी के बिना ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन जब गोजो अपनी ट्रिप से वापस आता है तो उसे तुरंत शक हो जाता है कि यूजी के मौत के पीछे जुजुत्सु के हायर अप्स का हाथ है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने यूजी की फांसी को टालने की इजाज़त दी थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे एल्डर थे जो उसे मरते हुए देखना चाहते थे। फर्स्ट ईयर को इतनी खतरनाक मिशन पर भेजना गोजो को लगता है कि यह उनका प्लान था, यूजी को इनडायरेक्ट तरीके से मरवाने का। गोजो की नज़र में ये हायर अप्स जुजुत्सु की दुनिया के सबसे गिरे हुए लोग हैं और उसका सपना था कि वो एक नई पीढ़ी के सॉर्सरर्स को तैयार करे जो इस घिसी पिटी व्यवस्था को बदल सके। यूजी उसे सपने का अहम हिस्सा था, इसलिए गोजो इतना ज़्यादा निराश था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूजी की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। हर सॉर्सरर के मन में एक जगह होती है जिसे कहा जाता है इनेट डोमेन। ये एक ऐसी जगह होती है जो उनके दिमाग के अंदर मौजूद होती है। जब यूजी मरा तो उसकी आत्मा सुकुना के इनेट डोमेन में चली गई, जहां उन्हें आखिरी बार बात करने का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान सुकुना एक डील ऑफर करता है। वो यूजी का दिल फिर से ठीक कर देगा, लेकिन कुछ शर्तों पर। पहली शर्त, सुकुना जब चाहे एक शब्द एक्सटेंशन बोलकर यूजी के शरीर पर 60 सेकंड के लिए पूरा कंट्रोल ले सकेगा। दूसरी शर्त,
यूजी को याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने ये डील की थी। कुछ बातचीत के बाद सुकुना वादा करता है कि वो उन 60 सेकंड में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दोनों के बीच एक बाइंडिंग वाव बन जाता है। जुजुत्सु की दुनिया में बाइंडिंग वाव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता और ऐसा संकेत दिया जाता है कि सुकुना इस डील को लेकर कुछ बड़ी साजिश सोच रहा है जो शायद फुशिगुरो से जुड़ी है। अब वापस असली दुनिया में यूजी का शरीर शायद ही कुछ सेकंड दूर था डाइसेक्ट होने से और ये काम करने वाली थी शोको जो जुजुत्सु हाई की मुख्य डॉक्टर हैं। लेकिन तभी गोजो की आंखों के सामने यूजी चमत्कारी रूप से जिंदा हो जाता है। अब एक बहुत ही अजीब परिस्थिति बन जाती है क्योंकि हायर अप्स को ये लगता है कि यूजी मर चुका है। अगर उन्हें पता चला वो जिंदा है तो वो फिर से उसे टारगेट कर सकते हैं। इसलिए गोजो और शोको मिलकर फैसला करते हैं कि यूजी की ये वापसी एक रहस्य ही बनी रहेगी ताकि किसी को सच पता चलने से पहले इतादोरी को ट्रेनिंग का वक्त मिल सके। उसी रात यूजी को एक अजीब से बेसमेंट में ले जाया जाता है जहां उसकी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे ही उस पहले बताया गया था कर्स एनर्जी इंसानी निगेटिव इमोशंस से पैदा होती है, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ये सिखाया जाता है कि वो इसे अपने इमोशन से बिना प्रभावित हुए इस्तेमाल करें। यूजी के लिए ये स्किल सीखने की पहली ट्रेनिंग होती है पुरानी फिल्में लगातार देखना और असली चैलेंज ये है कि हर मूवी से चाहे जैसा भी इमोशन निकले वो निगेटिव एनर्जी को स्थिर बनाए रखे। अब जब यूजी अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त है उधर गोजो निकलता है प्रिंसिपल से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है गोजो पर हमला हो जाता है एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट द्वारा। अब यहाँ थोड़ी जानकारी जरूरी है। जुजुत्सु की दुनिया में हर कर्स को एक ग्रेड मिलता है। ग्रेड 4 सबसे कमजोर और ग्रेड 1 सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर्स स्पिरिट होते हैं जो ग्रेड 1 से भी ऊपर होते हैं और इन्हें कहा जाता है स्पेशल ग्रेड कर्सेस। इस खास स्पेशल ग्रेड का नाम है जोगो, जो एक सुपर इंटेलिजेंट कर्स है जो अपने जैसे ही स्पेशल ग्रेड कर्स के साथ गठबंधन बना चुका है। उसका अल्टीमेट मिशन है मानवता को खत्म करके कर्स स्पिरिट्स को दुनिया का शासक बनाना। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें गोजो को मारना होगा जो कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सॉर्सरर है। इसके बाद जोगो और गोजो की ज़बरदस्त टक्कर शुरू होती है, लेकिन जोगो बार बार अटैक करने की कोशिश करता है और गोजो उसे बेहद बेइज्जती के अंदाज में हर बार नाकाम कर देता है। लड़ाई के बीच में ही जोगो यूजी को वहीं टेलीपोर्ट करके बुला लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन समझाने का सही मौका है। डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई सॉर्सरर अपनी इनेट डोमेन को असली दुनिया में ले आता है। मतलब वो एक जादुई दुनिया बना देता है जहां उसका हर अटैक 100% हिट करेगा ही करेगा। जोगो की तरफ से डोमेन एक्सपेंड करना उसकी जीत का आखिरी और सबसे बड़ा दांव था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गोजो भी वही करने वाला है। जब एक ही जगह पर दो डोमेन एक्सपेंड होते हैं तो जिसका डोमेन ज़्यादा परफेक्ट होता है वही बाकी को ओवरराइड कर देता है और इस केस में गोजो का डोमेन इतना परफेक्ट होता है कि जोगो सेकंड्स में हार जाता है। आमतौर पर इस मोड पर कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर दिया जाता है, लेकिन इस बार गोजो जिंदा छोड़ने का फैसला करता है, कम से कम कुछ वक्त के लिए। वजह गोजो को पता लगाना है कि इस स्पेशल ग्रेड कर्स ने उस पर हमला क्यों किया और सबसे ज़रूरी वो किन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब जब बात निकली ही है तो चलो जोगो के साथी कर्सेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है हानामी। ये एक इंटेलिजेंट कर्स स्पिरिट है जो इंसान के जंगलों से जुड़े डर से पैदा हुआ था। इसी वजह से उसकी टेक्निक फूलों और जंगल जैसे नेचुरल एलिमेंट्स को पैदा कर सकती है। इसके बाद है डेगन, जो इंसानों के समंदर से जुड़े डर से बना है, इसीलिए उसका डोमेन एक्सपेंशन एक धूप वाली बीच जैसी जगह बनाता है। तीसरे नंबर पे आता है माइतो और ये इस ग्रुप का लीडर है। माइतो एक ऐसा स्पिरिट है जो इंसानों की आपस की नफरत से जन्मा है, इसलिए उसे इंसानी सोच का गहरा ज्ञान है और उसकी टेक्निक उसे दूसरों की सोल को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत देती है, जो वाकई में काफ़ी डरावना है। अब आते हैं आखिरी में सबसे हैरान करने वाले मेंबर पे, सुगुरु गेटो। ये एक इंसानी सॉर्सरर है और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये कभी गोजो का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था।
जब ये दोनों छोटे थे तो साथ में जुजुत्सु हाई के क्लासमेट थे। सीज़न 2 में पूरी कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है कि जुजुत्सु की दुनिया में हर कोई यही मानता है कि गेटो मर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि वो अब इन खतरनाक कर्स स्पिरिट के साथ मिल चुका है। अब वापस लौटते हैं गोजो और जोगो की लड़ाई पर। अगर आप ध्यान दें तो बैकग्राउंड में दो और कर्स स्पिरिट चुपचाप खड़े होकर ये फाइट देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। हानामी को एहसास होता है कि वो चुपचाप खड़ा होकर अपनी साथी जोगो को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर हानामी को एक छोटा सा मौका मिलता है जहां वो जोगो को वहां से निकाल कर अपनी जान बचा लेता है। हालांकि ये बहुत रिस्की मूव था क्योंकि गोजो आसानी से दोनों को वहीं एक्सरसाइज कर सकता था, लेकिन किस्मत से इस बार दोनों भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस मुठभेड़ के बाद स्पेशल ग्रेड कर्सेस को समझ आ जाता है कि उनके पास गोजो को हराने की ताकत नहीं है, और सच कहें तो ये बात गेटो पहले से ही उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था। उसका आइडिया कुछ और था। वो गोजो को मारना नहीं चाहता बल्कि उसे प्रिजन रेल्म नाम की एक कर्स ऑब्जेक्ट के जरिए सील करना चाहता है। प्रिजन रेल्म एक ऐसी शापित आइटम है जो किसी भी इंसान को एक दूसरे डायमेंशन में हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन इस योजना को कामयाब बनाने के लिए गेटो को कुछ ज़रूरी तैयारियां करनी होंगी। इसके लिए वो कहता है कि उन्हें अक्टूबर 31 तक का इंतजार करना चाहिए। अब टाइम स्किप करते हैं सितंबर। इस समय तक यूजी इटाडोरी चुपचाप ट्रेनिंग कर रहा होता है और अब उसने कर्स एनर्जी के बेसिक्स अच्छे से सीख लिए हैं। उसकी नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए गोजो उसे एक मिशन पर भेजता है नानामी के साथ, जो कि एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है और गोजो के गिने चुने भरोसेमंद साथियों में से एक है। इस मिशन में उन्हें 3 हाई स्कूल स्टूडेंट की हत्या की जांच करनी है जिन्हें लोकल सिनेमा में बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। जिस तरह से ये मर्डर हुए थे उससे साफ है कि किसी कर्स स्पिरिट का हाथ है इसमें। जांच के दौरान नानामी दो अहम बातें पता लगाता है। पहली, मर्डर के वक्त सिनेमा में एक और लड़का मौजूद था जिसका नाम है जुनपे, जो शायद गवाह हो सकता है। दूसरी, कातिल ने जानबूझकर ऐसे क्लूज छोड़े हैं जिनसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद पकड़ा जाना चाहता है। अगले दिन इन्हीं क्लूज को फॉलो करते हुए नानामी पहुंचता है एक सीवर जैसी जगह में जहां उसकी सीधी टक्कर होती है माहितो से। हालांकि माहितो अपने ग्रुप का लीडर है, लेकिन असल में वह एक नया और कम अनुभव वाला कर्स है जो अपना ज़्यादातर समय इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने में बिताता है। नानामी को सीवर तक लाना उसके लिए बस एक और एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इस बात उसका इरादा था कि जुजुत्सु सॉर्सरर की आत्मा को मोड़ना। इसके बाद जो होता है वो है सीजन 1 का सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक, जो ड्रॉ में खत्म होती है। माहितो मलबे के ढेर के नीचे दब जाता है जबकि नानामी एक हल्की चोट के साथ वहां से बच निकलता है। ठीक उसी समय यूजी जुनपे से मिलने जाता है ताकि उससे कुछ सवाल पूछ सके। वहां पता चलता है कि जुनपे भी कर्सेस को देख सकता है। सिनेमा में उसने अपनी आंखों से माहितो को अपने क्लासमेट को मारते हुए देखा था, लेकिन डरने की बजाय वो ये जानना चाहता था कि क्या वो भी वही ताकत सीख सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जुनपे इतना अजीब क्यों है, तो उसका वजह है उसका अतीत। जुनपे स्कूल में बुरी तरह से बुली किया गया था और जिन 3 बच्चों की मौत हुई वही उसके बुली करने वाले थे जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो मरे। इस इंसिडेंट के बाद माइटो को लगा कि जुनपे उसके काम आ सकता है। याद रखो, माइटो के ग्रुप का मकसद है कर्सेस इंसानों पर राज करे। गोजो को सील करना उसका प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था सुकुना को अपने साइड मिलाना, और ये करने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो यूजी के बेहद करीब जा सके। यहीं पे जुनपे की एंट्री होती है। एपिसोड 11 में माइटो खुद जुनपे से कहता है कि जो भी जुजुत्सु हाई की यूनिफॉर्म पहने दिखे उसे दोस्ती कर लेना, और जब जुनपे की यूजी से मुलाकात होती है तो वो सच में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की मूवीज़ के लिए दीवानगी उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आती है। यहाँ तक कि यूजी को जुनपे के घर डिनर पर बुलाया जाता है, लेकिन ये सब दूर से गेटो चुपचाप देख रहा होता है। उसी रात संकेत मिलते हैं कि गेटो और माइटो आपस में बात करते हैं और फिर मिलकर एक पक्का प्लान बनाते हैं सुकुना को अपनी टीम में शामिल करने का। पूरी डिटेल में जाए बिना अगर समझाया जाए तो उनका मकसद था कि यूजी को एक ऐसी सिचुएशन में फंसाया जाए जहां उसे सुकुना को हमेशा के लिए अपना शरीर सौंपना पड़े। माइतो को लगता है कि अगर वो सुकुना को ये फ़ायदा दिलाएगा
तो बदले में सुकुना भी उनकी टीम का हिस्सा बन सकता है, एक ऐसा मिशन जिसमें कर्सेस ही दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति बन जाए। अगले ही दिन माहितो का प्लान पूरी तरह से एक्शन में आ जाता है जब जुनपे की बॉडी को यूजी के आंखों के सामने पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है। यूजी के पास उसे दोबारा पहले जैसा बनाने का कोई ताकत नहीं होती, इसलिए वो सुकुना से मदद की भीख मांगता है और अपना पूरा शरीर सौंपने का ऑफर देता है, बस जुनपे की जान बच जाए। बिल्कुल यही तो माहितो चाहता था, लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है। सुकुना इस डील को ठुकरा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एक तो उसे यूजी की तकलीफ देखकर मजा आता है और दूसरी बात ये कि उन दोनों के बीच पहले से ही एक डील हो चुकी है, जिससे सुकुना जरूरत पड़ने पर अपने आप यूजी का शरीर ले सकता है। साथ ही ये भी क्लियर नहीं था कि जिस इंसान की आत्मा को मोड़ा गया हो उसे रिवर्स कास्ट टेक्निक से ठीक किया भी जा सकता है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये डील सुकुना के लिए फायदे की नहीं थी। जुनपे वहीं पर दम तोड़ देता और ये देखकर यूजी का दिमाग फिर जाता है और वो माहितो से बदला लेने की ठान लेता है। इस जबरदस्त फाइट में एक चीज पता चलती है, चूंकि यूजी के अंदर दो आत्माएं, इसलिए वो माहितो की सोल मैनिपुलेटिंग टेक्निक के खिलाफ नेचुरल रेजिस्टेंस रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटो उसकी आत्मा को बाकी लोगों की तरह नहीं बिगाड़ सकता और यूजी उसे वैसे चोट पहुंचा सकता है जैसे नानामी नहीं कर पाए थे। अब बात करें नानामी की, तो वो भी मौके पर पहुंच जाता है और दोनों सॉर्सरर्स मिलकर माइटो को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वो करीब करीब एक्सरसाइज होने ही वाला होता है। लेकिन तभी इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से माइटो एक नई स्टेज में प्रवेश करता है, डोमेन एक्सपेंशन। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि माइटो अपनी डोमेन के अंदर फंसे किसी भी इंसान की आत्मा को सीधे नष्ट कर सकता है और इस बार उसने सिर्फ नानामी को डोमेन में फंसाया क्योंकि यूजी के अंदर दो आत्माएं हैं, जो माहितो के लिए एक सरदर्द है। देखा जाए तो ये माहितो की तरफ से सबसे स्मार्ट चाल थी, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि यूजी इतना पागल हो जाएगा कि वो बाहर से डोमेन के अंदर घुस जाएगा। डोमेन के अंदर जबरदस्ती घुसना ये कोई समझदार इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन यूजी ने यह कर दिखाया और जैसे ही उसने ऐसा किया माइटो का डोमेन सुकुना की आत्मा से टकरा गई। अब बात यह है कि सुकुना अपने अहंकार के लिए बहुत पजेसिव है और उसकी सोल को यूं टच किया जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे भी वो सिर्फ अपने और मैगुमी के अलावा किसी की परवाह नहीं करता। तो इसी गुस्से में सुकुना ने माहितो के डोमेन को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद फाइट लगभग खत्म हो जाती है। माइटो सीवर से भाग जाता है और दोनों सॉर्सरर्स उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। अब वापस चलते जुजुत्सु हाई। पिछले एक महीने से फुशिगोरो और कुगिसाकी ट्रेनिंग कर रहे थे गुडविल इवेंट के लिए। ये एक सालाना मुकाबला होता है जिसमें टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स का क्योटो ब्रांच में स्टूडेंट से आमना सामना होता है। ये देखने में दोस्ताना प्रतियोगिता लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खतरनाक होती है। दोनों साइड से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे कैरेक्टर्स से मिलवाऊंगा जो इस कहानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो जुजुत्सु हाई की, जहां हमें मिलती है माकी जेनिन, जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और जेनिन कबीले से ताल्लुक़ रखती है। जुजुत्सु की दुनिया में जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन और कामो क्लैन तीनों को सबसे पावरफुल और असरदार परिवारों में गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद माकी को उसके अपने परिवार ने हमेशा एक नाकाम इंसान की तरह ट्रीट किया। इसकी वजह है एक दुर्लभ स्थिति जिसका नाम है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। इस कंडीशन में कोई जादूगर किसी भारी कमी के साथ पैदा होता है, लेकिन बदले में उसे किसी और चीज़ में ज़बरदस्त ताकत मिलती है। माकी के केस में वो एक बूंद भी कर्स्ट एनर्जी के बिना पैदा हुई थी, जो कि एक आम इंसान से भी कम होता है, लेकिन बदले में उसे मिली है अद्भुत शारीरिक ताकत जो कि यूजी के बराबर की है। टोक्यो स्कूल में ही एक और सेकेंड ईयर स्टूडेंट है पांडा। पांडा एक कर्स्ड कॉप्स है, मतलब एक निर्जीव जीव जिसे कस्ड एनर्जी डालकर जिंदा किया गया है। आमतौर पर ये कॉप्स तब तक चलते हैं जब तक कोई उन्हें बाहर से कस्ड एनर्जी देता रहे, लेकिन पांडा इससे अलग है। वो खुद की एनर्जी जनरेट कर सकता है जैसे एक इंसान। वैसे एक छोटी सी बात, पांडा को टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल यागा ने बनाया था। अब बात करते हैं क्योटो जुजुत्सु हाई की। यहाँ पर मिलती है माई जेनिन, जो माकी की जुड़वा बहन है, लेकिन वो कभी भी सॉर्सरर नहीं बनना चाहती थी। असल में जब माकी ने जुजुत्सु ज्वाइन किया तो परिवार के दबाव में मे को भी यह रास्ता अपनाना पड़ा। और जैसे कि आप सोच रहे होंगे, इन दोनों बहनों के रिश्ते काफ़ी खट्टे हैं। मे की क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेकामारू। बाहर से वो रोबोट दिखता है, लेकिन हकीकत में उसे एक असली इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। इस इंसान का नाम कासुमी मीवा नहीं है, वो बाद में आएगी।
बल्कि ये लड़का भी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था। मतलब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा विकलांग है, लेकिन बदले में उसके पास बेहद ताकतवर कर्स्ड एनर्जी और पपेट कंट्रोल टेक्निक है, जिससे वो दूर से मेकामारू को कंट्रोल करता है। अब बात करें क्योटो हाई के सबसे ताकतवर स्टूडेंट की, तो वो है टोडो आओई। टोडो एक अजीब लेकिन खतरनाक इंसान है। उसे लड़ाई बहुत पसंद है, बोरिंग लोगों से नफरत है, किसी की नहीं सुनता, एक पॉप स्टार के लिए पागल है और खुद को बहुत ब्रिलियंट समझता है। गुडविल इवेंट के दिन वो और उसके साथी टोक्यो स्कूल जाते हैं ताकि फुशिगोरो की टीम के खिलाफ बैटल में हिस्सा ले सकें। लेकिन जैसे ही गुडविल इवेंट शुरू होने वाला होता है, गोजो वहाँ एक धमाकेदार सरप्राइज के साथ एंट्री करता है और सबके सामने ड्रामेटिक अंदाज में ये खुलासा करता है कि यूजी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मौत को 2 महीने बीत चुके थे। मैगुमी और कुकीसाकी ने तो उसका शोक मनाना भी खत्म कर दिया था, इसलिए उनका पहला रिएक्शन उतना जोशीला नहीं था जितना उम्मीद गोजो ने की थी। फिर भी दोनों अपने पुराने साथी को वापस पाकर खुश थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे यूजी की वापसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रिंसिपल गाकुगान जी, जो क्योटो जुजुत्सु हाई के हेडमास्टर हैं और उन्हीं पुराने लोगों में से एक हैं जो शुरुआत में यूजी को मौत की सजा देना चाहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि सुकुना का वैसल अभी भी जिंदा है, उन्होंने फौरन अपने स्टूडेंट्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आदेश दिया कि इतादोरी को दोबारा मार दिया जाए, वो भी गुडविल इवेंट के दौरान, ताकि सबको लगे कि ये बस एक हादसा था। अब इसी वक्त जुजुत्सु हाई के एक और कोने में माइतो ने चुपचाप स्कूल में सेंध लगा ली। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वो पल जब सुकुना ने माइतो के डोमेन एक्सपेंशन को एक झटके में तबाह कर दिया था। इस अपमान के बाद माइतो को समझ में आया कि किंग ऑफ कर्सेस की ताकत उसकी सोच से कहीं ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि अब तो कस्ट स्पिरिट उसे अपनी टीम में शामिल भी नहीं करना चाहते। अब उनका एक ही मकसद है, सुकुना को पूरी तरह जिंदा करना, क्योंकि उन्हें यकीन है कि सुकुना अकेला ही शेमन की दुनिया को खत्म करके कर्सेस का नया युग शुरू करेगा। और इसी वजह से उनकी नज़र है जुजुत्सु हाई पर, क्योंकि वहीं कहीं छुपी हुई हैं सुकुना की 6 उंगलियां। अब तक यूजी ने एक समय में केवल एक ही उंगली खाई है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर पर कुछ ज़्यादा हद तक कंट्रोल रख सका है। लेकिन अगर उसे एक साथ 6 या उससे ज़्यादा उंगलियां खाने को मजबूर कर दिया जाए, तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। गैटो ने इसी वजह से आइडिया दिया कि वो उंगलियां जुजुत्सु हाई से चुरा ली जाए, ताकि 31 अक्टूबर को एक ही दिन में गोजो को सील भी किया जा सके और सुकुना को पूरी तरह आज़ाद भी। अब एक ज़रूरी बात, जुजुत्सु के अंदर मौजूद है एक 1000 साल पुराना सॉर्सरर जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन वही इंसान है जो इन सभी कर्स ऑब्जेक्ट की रक्षा करता है, और फिलहाल यही एकमात्र इंसान है जिसे पता है कि सुकुना की उंगलियां कहाँ छुपाई गई हैं। वैसे तो यह जगह ढूंढना नामुमकिन होता, लेकिन गैटो ने इसके लिए भी एक चाल सोची थी। पास्ट में उसने एक सुकुना की उंगली खुद ही एक ऐसी जगह प्लांट किया जहां उसे जुजुत्सु हाई खोज ले। जैसे उसने सोचा था, स्कूल ने उंगली पाई और उसे बाकी उंगलियों के साथ सुरक्षित रख दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस उंगली में माइटो की कर्स्ड एनर्जी का ट्रैकर छुपा हुआ है। अब माइटो उसी ट्रैकर की मदद से सीक्रेट रूप को ढूंढने में लगा है, जबकि दूसरी ओर मेकामारू और कुछ हत्यारे एक बड़ा डाइवर्जन क्रिएट करने वाले हैं। अब वापस गुडविल इवेंट पर आते हैं। इस टीम बैटल में कुगिसाकी को मे ने हराया, फिर मे को माकी ने हराया और मेकामारू को पांडा ने हराया। इस बीच यूजी और टोडो की लड़ाई कुछ और ही दिशा में चली गई। टोडो, जो शुरू में यूजी को मारने आया था, उसे अचानक एहसास होता है कि यूजी की पसंद भी उसी तरह की लड़कियां हैं जैसी उसे पसंद है, और बस फिर क्या, वो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। टोडो यूजी को बचाता है और उसे सिखाता है कि कैसे वो कष्ट एनर्जी को बेहतर तरीके से चैनल कर सकता है। दूसरी ओर मैगुमी अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है और उसका सामना हो रहा है एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण छात्र से, जिसका नाम है नोरिटोशी कामो, जो क्योटो हाई का 3rd ईयर का स्टूडेंट है और अगला संभावित लीडर है कामो क्लैन का। मैंने पहले बताया था कि कामो क्लैन का दर्जा गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन के बराबर है। इसका मतलब है कि नोरिटोशी कामो भी भविष्य में जुजुत्सु सोसाइटी का एक बड़ा नेता बनने वाला है। हालांकि उसका पारिवारिक इतिहास काफ़ी पेचीदा है और शायद इसी वजह से वो फुशिगोरो से खुद को जोड़कर देखता है। 11 साल पहले फुशिगोरो के पिता गायब हो गए थे बिना कोई निशान छोड़े, और तब गोजो ने उसकी ज़िंदगी में गार्डियन बनकर एंट्री ली।
इस पूरे मामले को और जटिल बना देता है ये सच कि मेगुमी के पिता जैनिन क्लैन से थे, मतलब कि फुशिगोरो के अंदर जैनिन खून बह रहा है, फिर भी उसका सबसे गहरा नाता गोजो के साथ है, ना कि अपने असली खानदान से। अब जब उसकी लड़ाई चल रही थी नोरिटोशी कामो से, तो एक धमाकेदार एंट्री होती है हानामी की। ये स्पेशल ग्रेड कर्स उन पर इतनी भयानक तबाही बरसाता है कि मेगुमी फिर से खुद को बलिदान करने की सोचता है, तीसरी बार, मगर इस बार वो रुकता है क्योंकि टोक्यो स्कूल के बाकी छात्र उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई और बड़ी होती जाती है, जब तक कि यूजी और टोडो भी मुख्य योद्धा बनकर हानामी का सामना करने लगते हैं। अब टोडो की कस्ट टेक्निक ऐसी है कि वो किसी भी चीज की लोकेशन स्विच कर सकता है जिसमें थोड़ी भी कस्ट एनर्जी हो। इसी वजह से वो हानामी को लगातार कंफ्यूज करता है, क्योंकि हर पल उसकी और यूजी की जगह बदलती रहती है। दूसरी तरफ यूजी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि अब उसके पास एक सच्चा दोस्त है। वो हानामी पर एक खतरनाक अटैक करता है जिसे कहता है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश एक बहुत दुर्लभ चीज है, जो तब होती है जब एक सॉर्सरर अपने कर्स्ड एनर्जी के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो जाता है। इससे अटैक की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। यूजी और टोडो मिलकर हानामी को इतना कोने में ढकेल देते हैं कि वो डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करने की सोचता है, लेकिन ठीक उसी पल सातोरू गोजो आखिरकार मैदान में उतरता है। अब तक गोजो लड़ाई में शामिल नहीं हो सका था, क्योंकि विलेंस ने एक बैरियर बना दिया था जिसका एकमात्र नियम ये था कि गोजो अंदर नहीं आ सकता, बाकी सब लोग आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सकते थे। ये एक गजब की चाल थी, क्योंकि गोजो का पूरा ध्यान इस बैरियर को तोड़ने में लग गया, जबकि असली चोरी स्कूल के अंदर हो रही थी। लेकिन फिर भी गोजो जब आता है तो पूरा मोर्चा ही पलट देता है। वो एक हत्यारे को विकलांग कर देता है और जंगल का एक बड़ा हिस्सा उड़ा देता है, जो सीधे हनामी को खत्म करने के लिए था। धमाका इतना भयंकर था कि कोई तय नहीं कर सका कि हनामी जिंदा है या मर चुका। बाद में उसी दिन हमें पता चलता है कि वो स्पेशल ग्रेड किसी तरह से बच निकलने में सफल हो गया। इस हादसे के बाद गुडविल इवेंट लगभग कैंसिल होने ही वाला था, लेकिन फिर टोडो सभी छात्रों को मना लेता है कि इवेंट को आगे जारी रखा जाए। इसी वजह से अगले दिन टोक्यो और क्योटो स्कूल के बीच बेसबॉल मैच होता है, ताकि तय हो सके कि गुडविल इवेंट का असली विजेता कौन है। इस मैच में यूजी टोक्यो टीम के लिए एक बड़ा हीरो साबित होता है और इसी के चलते उनकी टीम जीत जाती है। हालांकि जुजुत्सु सोसाइटी के बड़े अधिकारी अभी भी यूजी की मौत चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल यागा किसी तरह से प्रिंसिपल गाकुगांजी को मना लेते हैं कि उसे अभी के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि इतादोरी ने यह साबित कर दिया कि उसके अंदर वो क्षमता है जो भविष्य में कई लोगों की जान बचा सकती है। इस हफ्ते के बाद पहले साल के स्टूडेंट को एक नया मिशन दिया जाता है, जहां उन्हें 4 रहस्यमय मौतों की जांच करनी है। इन 4 लोगों की एक खास बात थी, ये सभी 20 साल पहले क्लासमेट्स थे और इत्तेफाक से वही स्कूल जाया करते थे जहां मेगुमी फुशिगोरो भी पढ़ करता था जुजुत्सु हाई में आने से पहले। जांच के हिस्से के तौर पर फुशिगोरो अपने दोस्त पुराने स्कूल जाता है, जहां एक स्टाफ मेंबर और कुछ स्टूडेंट काफ़ी अहम जानकारी शेयर करते हैं। उस इलाके में एक भूतिया जगह है जिसका नाम है यासोहाची ब्रिज। 20 साल पहले 4 स्टूडेंट को इसी पुल के नीचे बेहोश हालत में पाया गया था और जब वे होश में आए उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वहां क्या हुआ। लेकिन अब वर्तमान में उन्हीं 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, एक कस्ट स्पिरिट द्वारा। अब जुजुत्सु हाई के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अगला टारगेट कौन होगा। यहीं पर सामने आती है फुजीनुमा, जो मैगुमी की पुरानी क्लासमेट है। वो बताती है कि बचपन में वो यासोहाची ब्रिज पर मैगुमी की बहन सुमिकी के साथ गई थी। इसका मतलब अब तक के सारे सबूतों को देखते हुए वो कास्ट स्पिरिट जल्द ही फुजीनुमा और सुमिकी को अपना शिकार बना सकता है अगले 1 या 2 हफ्तों में। इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए इस कास्ट स्पिरिट को जितनी जल्दी हो सके एक्सरसाइज करना होगा। इसी वजह से तीनों फर्स्ट ईयर्स यासोहाची ब्रिज पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक कर्स एनर्जी से बना हुआ बैरियर मिलता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं उन्हें एक ऐसा प्राणी से सामना होता है जो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी है। 150 साल पहले एक शैतानी जादूगर था जिसका नाम था नोरिटोशी कामो। वही इंसान जिसके वंशज आज है नोरिटोशी। पुराना नोरिटोशी बदनाम था अपने घिनौने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने एक ऐसा प्रयोग किया था जिसमें ने एक आधा इंसान आधा कष्ट स्पिरिट जीव बना डाला। इस तरह से 9 हाइब्रिड प्राणी बनाए गए जिन्हें कहा जाता है कष्ट वूम डेथ पेंटिंग। सालों तक ये डेथ पेंटिंग जुजुत्सु के स्टोर रूम में छिपा कर रखे गए थे, जहाँ सुकुना की उंगलियां भी रखी गई थी। जब माइटो ने स्कूल पर धावा बोला तो उसने 3 डेथ पेंटिंग चुरा लिया,
गैटो की मदद से 3 भाइयों को नई बॉडीज में फिर से जिंदा किया गया, चोजो, एसो और कैचिजू। हालांकि ये हाइब्रिड्स हैं, मगर इनको इंसानों या कर्से से कोई लगाव नहीं। ये सिर्फ एक दूसरे की सुरक्षा में यकीन रखते हैं। इसी वजह से ये माइटो का साथ देने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि माइटो की दुनिया ऐसी दुनिया हो सकती है जहां ये डेड पेंटिंग शांति से जी सकें। इसके बाद एसो और कैशिचू को सुकुना की एक मिसिंग फिंगर को खोजने के लिए भेजा जाता है, जो इत्तेफाक से यासोहाची ब्रिज के नीचे मौजूद है। यहीं पर दैट पेंटिंग और यूजी नोबारा के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी ओर मैगुमी उस कास्ट स्पिरिट से लड़ रहा होता है जिसे मारने के लिए वो लोग आए थे। ये वही कर्स है जिसने सुकुना की एक उंगली को निगल लिया था, लेकिन तब तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि उंगलियां जागी नहीं थी। मगर जब सुकुना का पुनर्जन्म हुआ, तब बाकी सारी उंगलियां भी एक्टिव हो गईं और उसी पर यासो हाची का कर्स भी जाग उठा। इसका मतलब ये हुआ कि उन चारों लोगों की हालिया मौत और आने वाली सुमिकी की मौत, इन सबका सीधा कनेक्शन यूजी के उस फैसले से है जिसमें उसने सुकुना की उंगली को निगल लिया था। अब ये तो कहने की ज़रूरत नहीं कि यासुआची ब्रिज का कास्ट स्पिरिट बहुत ही ताकतवर है। यहाँ तक कि वो पहले वाले स्पिरिट से भी खतरनाक था, जिससे उन्होंने सीज़न की शुरुआत में लड़ा था। सिर्फ कुछ सेकंड में ही वो मेगुमी को बेहोश कर देता है और उसे ऐसी स्थिति में डाल देता है जहाँ उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। इसीलिए चौथी बार मेगुमी खुद को बलिदान करने का सोचता है और ऐसा शिकिगामी बुलाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों की मौत पक्की थी। लेकिन ठीक उसी पल उसे 2 सबसे ताकतवर सॉर्सरर की कही बातें याद आती है। सुकुना ने खुद कहा था कि मेगुमी में इतनी क्षमता है कि वो इस कर्स को आराम से हरा सके, और गोजो ने हमेशा उसे सिखाया था कि वो बलिदान छोड़ दे, जो हर बार उसकी तरक्की को रोकता है। इसलिए इस बार मेगुमी खुद को बलिदान करने के बजाय पूरी ताकत से हमला करता है और अपने डोमेन एक्सपेंशन को बाहर की दुनिया में लाने की कोशिश करता है। डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बहुत हाई लेवल सॉर्सरर ही कर सकते हैं, लेकिन मेगुमी भले ही उस लेवल का नहीं था, फिर भी वो एक अधूरी डोमेन एक्सपेंशन बना देता है। इस शैडो डोमेन के अंदर वो अपनी और शिकिगामी के क्लोन बनाकर सकता है, जो मिलकर स्पेशल ग्रेड कर्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। आखिर में वो अपने डिवाइन डॉग एक्टिव करता है, जो बड़ी बेरहमी से उस कर्स के सीने से सुकुना की उंगली को नोचकर निकाल लेता है। इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि सुमिकी और फुजिनुमा अब मरने नहीं वाले हैं, कम से कम यासुहाची के कर्स से नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुमिकी अभी भी कोमा में है, क्योंकि उस पर एक अलग कर्स का असर है। दूसरी तरफ यूजी और नोबारा दोनों डेथ पेंटिंग्स एसो और कैचिजू को मार देते हैं, और ये इसलिए खास है क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड के कर्स थे। इस घटना के बाद यूजी के मन में थोड़ा गिल्ट होती है, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे इंसानों की जान ली थी जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हालांकि उनका बड़ा भाई चोजो वहाँ मौजूद नहीं था, मगर उसकी कर्स टेक्निक की मदद से उसे ये महसूस हो गया कि उसके भाई मारे गए। इसके बाद गैटो उसे बताता है कि यूजी इतादोरी ने उन्हें मारा है। ये सीन 2 वजह से बेहद ज़रूरी है। गैटो को इतनी जल्दी ये खबर मिलना ये पक्का कर देता है कि जुजुत्सु हाई के अंदर कोई और है जो उसे गुप्त जानकारी दे रहा है। और दूसरा, अपने भाइयों की मौत के बाद चोजो के पास एक सच्चा मकसद है कि वो यूजी का पीछा करे, और ये एंगल अब अगले सीजन में आगे एक्सप्लोर होगा। कुछ दिनों बाद यह खबर फैल जाती है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने स्पेशल ग्रेड कर्सेस को हराया है। इसके कुछ खास नतीजे निकलते हैं। सबसे पहले टोटो एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन देता है कि इन तीनों को ग्रेड 1 सॉर्सरर में प्रमोट किया जाए, और इस रिकमेंडेशन को सपोर्ट करता है गोजो का एक पुराना दोस्त, जिसे शायद गोजो ने घूस दी हो। दूसरी बात, सेकेंड ईयर अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि माकी अब पीछे नहीं रहना चाहती अपने कजिन फुशिगोरो और बाकी फर्स्ट ईयर से। इसके अलावा हाल की मौतों के लिए भले ही इतादोरी आंशिक रूप से जिम्मेदार हो, मेगुमी और नोबारा ने तय किया है कि वो उसे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस गिल्ड को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यूजी को पहले से पता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, मगर वो खुद कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता मेगुमी पछताए कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन सीजन 1 का एंड तो होता है, जब ये तीनों स्टूडेंट शॉपिंग पर होते हैं और गोजो अचानक उन्हें कॉल करता है एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए। तो दोस्तों, ये थी जुजुत्सु काइसन सीजन 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली बार ऐसी ही स्टोरी मिस ना हो। और लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि वो एल्गोरिथम में हमारी मदद करता है। अगली कहानी तक पीस आउट।